आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है, वो हो रहा है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। नमस्कार दोस्तों, 63 दिनों तक चली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मुंबई में खत्म हो गई। 15 राज्य, 6600 किलोमीटर का सफर, दर्जनों छोटी बड़ी सभाएं और आखिर में आज मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में समापन के मौके पर विशाल जनसभा। जबरदस्त भीड़ थी, उत्साह और नारेबाजी। और इंडिया गठबंधन के उस मंच पर, जिस मंच पर राहुल गांधी थे, आज उनके साथ उस मंच पर, चूंकि इंडिया गठबंधन की जनसभा के तौर पर समापन समारोह था, इसलिए उस मंच पर इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, या और ऐसे कई नेता, उद्धव ठाकरे हो। तमाम नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव के बिगुल बजने के बाद पहली बार मुखर होकर, हमलावर होकर तमाम वो मुद्दे उठाए जो मुद्दे विपक्ष उठाता रहा। और आप जानते हैं कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के 26-28 घंटे बाद अगर देखें तो इंडिया गठबंधन की पहली एक ऐसी सभा थी जिस पर कई बड़े नेता, चाहे वाम दल के नेता हो, वो एक साथ मंच पर मौजूद थे। लेकिन इसी इंडिया गठबंधन के मंच पर पहले हुई बैठकों में, चाहे बेंगलुरु की बैठक हो, चाहे मुंबई की बैठक हो, उनमें कई ऐसे नेता भी मौजूद थे जो आज इंडिया गठबंधन की इस पहली विशाल सभा में, सभा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भले राहुल गांधी की यात्रा का समापन हो, लेकिन विशाल जनसभा थी। आमतौर पर अब तक जो इंडिया गठबंधन के नेता दिखे ऐसे मंचों पर, हाँ, एक सभा पटना में हुई थी तेजस्वी यादव की 3 तारीख को, लेकिन उसके पहले इंडिया गठबंधन के नेता मिलते रहे, चाहे मुंबई चाहे बेंगलुरु में, वो आपसी बैठक और तालमेल के लिए। जनसभा के तौर पर एक पटना में हुई जो तेजस्वी यादव की सभा थी, जिसमें कई नेता राहुल गांधी समेत मौजूद थे, हालांकि अखिलेश यादव भी वहां थे, और उसके बाद आज। लेकिन कुछ ऐसे नेताओं की मौजूदगी भी थी और कुछ की नहीं थी जो खटकी, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। हालांकि अखिलेश यादव ने जानकारी दी ट्विटर पर कि चुनाव की वजह से, व्यस्तता की वजह से वो उसमें नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो दिग्गज नेता मंच पर थे, उन्होंने मोदी सरकार की खामियां, मोदी सरकार की आलोचना, सब कुछ कहा। और वो मुद्दे उठे जो मुद्दे बीते 4 दिनों में लगातार चुनावी बॉन्ड को लेकर उठ रहे हैं। और चुनावी बॉन्ड को लेकर और ईवीएम को लेकर सबसे अधिक मुखर राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी ने करीब करीब 25-30 मिनट का भाषण दिया। उस भाषण में वो तमाम मुद्दे तो राहुल गांधी ने उठाए जो उठाते रहे, लेकिन राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर आज राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के पास, बल्कि मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली। और ऐसे भी आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने 2 दिन पहले भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं, वसूली रैकेट चला रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार उद्योगपतियों से चंदा लेकर धंधा दे रही है, या बहुत सारे उद्योगपतियों के पीछे ईडी, सीबीआई या केंद्रीय एजेंसियां लगी है, इनकम टैक्स लगा है, और वो उद्योगपति, वो कारोबारी अरबों का चंदा बीजेपी को दे रहे हैं। ये सबसे मुखर होकर राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा। बहुत सारे नेता इस पर चुप है, विपक्ष के नेता नहीं बोल रहे, इंडिया गठबंधन के भी कई नेता इस पर कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन राहुल गांधी ने आज खुलकर बोला। राहुल गांधी ने ईवीएम के सवाल पर भी आज बहुत आक्रामक तेवर के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। क्या कहा, सिलसिलेवार ढंग से हम सुनाते हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात, चूंकि लगातार पिछले 3 दिनों से, बल्कि आज चौथा दिन है, 4 दिनों से लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है। आज भी चुनाव आयोग ने कुछ
आंकड़े आज अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से उसमें मिले हैं। और अब जो टोटल जो नंबर आ रहे हैं कि बीजेपी को 7,000 करोड़ से ज्यादा, कुछ लोग करें 8, साढ़े 8,000 करोड़ भी जा सकता है, उससे ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला। और उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों का जितना मुनाफा नहीं था उससे कई गुना चंदा दिया गया। और छापे और मुनाफे के कनेक्शन को लगातार ये खबरें आप देख और सुन रहे होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आज मंच से उसी का जिक्र किया, बाकी नेताओं ने नहीं किया उस तरह से। इसको भी गौर कीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है, चुनावी बॉन्ड इसीलिए निकला, और ये छोटी जगहों पर जो एक्सटॉर्शन चलता है वो नेशनल लेवल पर हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है। और किस तरह से एक्सटॉर्शन रैकेट चलता है बकौल राहुल गांधी, अभी ये साबित होना है, ये अलग बात है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की फिर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई को उन तमाम बॉन्ड के यूनिक नंबर को देना है जो जिन नंबर्स को एसबीआई ने छिपा लिया, जिसकी वजह से बीजेपी और चंदा देने के वाले के बीच का कनेक्शन सीधे तौर पर स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। हां, छापे की तारीख और उसके पहले या बाद चंदा देने का जो की तारीख है उससे एक अंदाजा जरूर लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी मुखर होकर 3 दिन पहले भी बोले और आज भी बोले। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है और बीजेपी हफ्ता लेती है। सीधे सीधे राहुल गांधी ने बीजेपी को और प्रधानमंत्री को घेरा और सीधे सीधे कहा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भेजकर एक्सटॉर्शन बीजेपी सरकार कर रही है। ठेके के मामले में भी और तमाम तरह के धंधा देने के मामले भी बीजेपी चंदा लेती है, सरकार ठेके देती है। राहुल गांधी ने कहा कि मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पकड़ा दो, जिस तरह से वो काम करेगा उसी तरह से सरकार कर रही है। बहुत मुखर होकर राहुल गांधी ने कहा, जबरदस्त भीड़ सामने। सवाल यही कि क्या राहुल गांधी इस एजेंडे को चुनाव तक इस तरह से ले जाते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा बनता है चुनाव में, ये देखने की बात होगी। फिलहाल सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी, सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है, वो हो रहा है, वो ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है, उनके पीछे एक और शक्ति है, वो कह रही है भैया आप देखो हमें ये एयरपोर्ट चाहिए। आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा, सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे आपका नुकसान हो रहा है। नोटबंदी की
जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। चाहते हैं कि यहां सिर्फ 20-25 कंपनियों का राज हो। चुनावी बॉन्ड के अलावा राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए और ईवीएम को लेकर यह सवाल लगातार उठता रहा है। विपक्ष के कई नेता लगातार यह सवाल उठाते रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है या वीवीपैट को मैनिपुलेट करके चुनावी नतीजों को बदला जा सकता है। और विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से 3 दिसंबर के नतीजे के बाद बाकायदा औपचारिक तौर पर चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से वक्त मांगा, जो आज तक चुनाव आयोग ने विपक्ष के नेताओं को मिलने का वक्त नहीं दिया। राहुल गांधी ने उसका भी जिक्र किया, लेकिन एक बात कही राहुल गांधी ने साफ साफ कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। राहुल गांधी ने कहा मोदी ईवीएम के बिना चुनाव नहीं जीत सकते और उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग हमें मिलने का वक्त क्यों नहीं दिया है, आज तक क्यों नहीं दिया। यह अलग बात है कि कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था तब चुनाव आयोग से कुछ रिपोर्टर्स ने वहां सवाल पूछा था ईवीएम को लेकर, तो जो सीईसी हैं राजीव कुमार, उन्होंने खंडन कर दिया और एक सस्ती सी शायरी सुना दी कि ईवीएम पूरी तरह से फुल प्रूफ है और ये गलत लोग हैं जो ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। यहां किसी ने ईवीएम की बात की, मैं आपको बता रहा हूं ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। ये आप लोग जीएसटी देते हो, उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। 18% शर्ट पे देते हो, उतनी वो देता है। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी 50,000 रुपए। और फिर देखो पैसा कहां जाता है। कोई भी स्कीम देख लो, फसल बीमा योजना देखो, 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को जाता है। उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक गरीब नहीं मिलेगा। कानून ये 90 लोग बनाते हैं। पैसा जाता है 16 कंपनियों में। और जब हमारे किसान कहते हैं ओला गिर गया, बारिश हो गई, बर्बाद हो गए, वो कहते हैं भैया नहीं, तुम्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें कैसे मिलेगा, मर जाओ जाके। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है। कभी आपसे कहेंगे देखो देखो चाइना की ओर देखो, पाकिस्तान की ओर देखो। कभी मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर देंगे, थाली बजाओ। कभी कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, जैसे अभी किसी ने उनकी पत्नी के बारे में बोला, अब कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, ध्यान भटकाने के लिए। अब देखना होगा। मगर यात्रा में यह सब साफ दिख जाता है, दर्द दिख जाता है, दुख दिख जाता है। इसके अलावा कुछ और मुद्दे, बेरोजगारी के सवाल पर, चीन से भारत के रिश्तों को लेकर,
प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से पिछड़ों को लेकर राजनीति करते हैं उसको लेकर, और कुछ मुद्दे राहुल गांधी ने अपने भाषण में उठाए। मैं चाहता हूं उनके भाषण का छोटा सा टुकड़ा और सुनिए, और फिलहाल मैं यहीं विराम लेता हूं। कश्मीर तक हमने यात्रा की, यात्रा करनी पड़ी। अगर मैं अपने आप से पूछता 2004 में, 2010 में, 2014 में कि मुझे 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। ये यात्रा, शांत हो जाए, ये यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि देश का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो आज देश के हाथ में नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे। तो हमने ये यात्रा करनी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को 4000 किलोमीटर, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं चला, यह गलतफहमी में मत रहिए कि ये राहुल गांधी चला है। सब पार्टियों के, सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले, सब नेता आए, हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ। शरद पवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजस्वी आए। सोशल मीडिया में भी आप गलतफहमी में मत रहिए। किसी ने कहा कि सोशल मीडिया एक रास्ता है, सोशल मीडिया रास्ता नहीं है, उस पर भी कंट्रोल है। अमेरिका की कंपनियों पे दबाव है। तो काफी डिस्कशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और ये समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को
चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। चार 4,000 किलोमीटर चला, उसके बाद 6,000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र, मुंबई, धारावी। क्या मैंने देखा, क्या सुना, मैं आपको समझा नहीं सकता, शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको। बोल रहा हूं तो बात याद आई, मेरे पास एक युवा आता है, जीप पर कूदता है, सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं, दबाकर मारते हैं, तब भी वो आता है, हाथ पकड़ता है, आंख में आंसू, मुझे कहता है, राहुल जी, मैंने 3 साल हर रोज सुबह रनिंग की, पुलअप्स की, पुशअप की, दंड बैठक, सब कुछ मैंने किया। मेरे दिल में देशभक्ति थी। मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं, और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। यह मैंने सोचा था। राहुल जी, अग्निवीर लागू कर दिया। मेरे देश ने मुझे धोखा दिया है। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है,
जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। धारावी को देखिए आप। मुझसे पूछा गया कि ये जो यात्रा होगी कहां से कहां होगी। मैंने सोचा, एक बात क्लियर थी, मणिपुर से शुरू होगी। क्यों? वहां पे इसी शक्ति ने सिविल वॉर का माहौल बना रखा है। भाई भाई को मार रहा है, गोली मार रहे हैं, तो शुरुआत तो वहां से होगी। और फिर मैंने सोचा, अगर हिंदुस्तान को नया विजन देना है तो यात्रा धारावी में खत्म होगी। यह हुनर का कैपिटल है, हिंदुस्तान के टैलेंट का, स्किल का, हुनर का कैपिटल है। और इनको यहीं से, मुंबई से, इनके घरों से वही शक्ति इनको उठाकर बाहर फेंक रही है। एक साथ मिलकर वही शक्ति इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है। मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूं, चाइना में एक शहर है, उसका नाम शेंजन है। सच्चा मुकाबला उस शहर से है, जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा। धारावी शेंजन का मुकाबला कर सकता है। बैंक के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोलो, इन बच्चों को सरकार की मदद करो, और फिर देखो ये शेंजन का क्या करते हैं। उठा के परे कर देंगे शेंजन को ये लोग। मेड इन मुंबई, मेड इन धारावी, मेड इन चाइना को उड़ा के हटा देगा, परे कर देगा। मगर नहीं, 22 लोग हैं यहां पे, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं। 10 दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है। वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 10 दिन में शादी के लिए खुल जाता है, वो ठीक है, करना है करो। मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो, बाकी प्रदेशों में खोलो। इन्होंने क्या गलती की है? पचास 50% हिंदुस्तान की आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5%, 7% गरीब जनरल कास्ट के लोग। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, नाम दिखा दीजिए मुझे। दलित का नाम दिखा दो, आदिवासी का नाम दिखा दो, पिछड़े का नाम दिखा दो लिस्ट में। एक नहीं मिलेगा आपको। मैं ढूंढ रहा हूं, महीनों से ढूंढ रहा हूं।
इनकी गलती नहीं है बेचारों की। जैसे मोदी जी मुखौटे हैं, जैसे उनका रिमोट कंट्रोल इनका भी है। मीडिया में कोई नहीं। हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए। गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति का नाम बता दो मुझे, दलित का, पिछड़े का, किसी भी गरीब व्यक्ति का नाम बता दो, किसी भी पिछड़े का नाम बता दो 200 कंपनियों के मालिक की लिस्ट में, नहीं मिलेगा। 90 अफसर इस देश को चलाते हैं। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं। कोई नहीं छुप सकता मुझसे, और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं तो 90 लोग हैं, उसमें 3 पिछड़े हैं, 3 दलित, 1 आदिवासी। फर्स्ट जनरेशन गरीब जनरल कास्ट का मुझे दिखा दो, उसमें 1 नहीं मिलेगा।